गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दिस इज आज हम द राइस साइंस क्लासेस के नेक्स्ट पार्ट में है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा था लाइट। इसी लाइट का हम पार्ट 4 जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि हम पहले कंटिन्यू करके आ चुके हैं, हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में कि समतल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं, उनसे बनने वाले प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती है। उसी तरीके से आगे आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है, ध्यान से देखिए कि हम जानते हैं कि कोई भी ऐसी सतह जिसमें एक भाग जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे उसे हम दर्पण कह सकते हैं। तो गोलीय दर्पण जैसा नाम से पता लग रहा है, अभी जो दर्पण होगा उसकी जो पृष्ठ होगी वो क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी, राउंड हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी बेस पे अपने कह सकते हैं कि अपने एक ऐसा दर्पण मानते हैं या गोलीय दर्पण उस दर्पण को कह सकते हैं या ऐसे किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसकी कोई एक सतह जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। कि चाहे तो हमने इस तरफ पॉलिश कर दी तो ये भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा, अगर हमने यहां से पॉलिश हटा दी और हमने जो है वो पॉलिश बाहर की तरफ कर दी तो अब इसका अंदर का जो भाग है वो किसका काम करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य जो है वो करेगा। समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी गोले का कटा हुआ भाग है जिसकी एक सतह किसका कार्य कर रही है, परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। दर्पण के लिए हम लिख सकते हैं कि किसी गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहेंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए ये कोई एक गोलाकार संरचना है, हमने क्या किया, ये गोलाकार संरचना देखो किस तरीके से होगी। कई बार बच्चों को डाउट आ जाता है कि ये तस्त्रिनुमा या वैसे हो सकती है, नहीं, यह संरचना होगी एक फुटबॉल के जैसी संरचना। तो हमने क्या किया, इस संरचना को बीच वाले भाग में से यूं काट दिया। तो अब हमें क्या होगा, यहां से जब इसे काटेंगे तो हमें ये दो खोखले भाग जो है वो प्राप्त हो रहे हैं, दिखाई दे रहे होंगे कि यहाँ पर हमें दो खोखले भाग जो है वो कटोरी जैसी जो स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब क्या होगा कि अगर मैं इस अंदर वाले भाग में पॉलिश कर देता हूं तो क्या होगा, ये बाहर वाली पृष्ठ जो है ये किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का काम करेगी। और अगर मैं इसके बाहर वाले पृष्ठ पे पॉलिश कर दूं, अब क्या होगा, अंदर वाली ये जो पृष्ठ है ये किसका काम करेगी, परावर्तक पृष्ठ का जो कार्य है वो करेगी। क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब यहां से देखो दो प्रकार से हमें ये दर्पण जो है वो प्राप्त हो रहे हैं कि एक जब बाहर वाली जो पृष्ठ जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे और एक जब अंदर वाली पृष्ठ जो है वो किसका काम करे, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे। तो इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। तो क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो गोलीय दर्पण के प्रकार कितने हो जाएंगे, दो प्रकार। अब ये दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला भाग ये है जिसमें उभरी हुई सतह जो है वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही है। जब उभरी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। और जब अंदर धसी हुई सतह परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। ये दो पॉइंट हमारे यहाँ पे क्लियर हुए, गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो प्रकार के, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर गोलीय दर्पण के जो प्रकार हैं उनके बारे में एक थोड़ा सी जानकारी जो है जो इम्पोर्टेंट है, जो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, उस जानकारी को हम इकट्ठा करते हैं, समझते हैं। गोलीय दर्पण, इसके हमने कितने प्रकार लिखे, अभी दो प्रकार। कौन कौन से, उत्तल दर्पण
और दूसरा हमने लिखा यहाँ पर अवतल दर्पण। देख लीजिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब उत्तल कौन सा होगा, अवतल कौन सा होगा? उत्त माने उभरा हुआ, उभरा हुआ भाग ये है, यानी इसमें ये परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा और यहां क्या कर दी जाएगी, पॉलिश कर दी। पॉलिश का मतलब समझ रहे होंगे, आपने देखा होगा शीशे के पीछे एक पॉलिश होती है, वही पॉलिश जो हम यहाँ पर कर देते हैं, जिससे एक पृष्ठ जो है इसकी परावर्तक पृष्ठ बन जाती है। अव माने धसा हुआ, यानी ये अंदर का भाग जो है वो किसका कार्य करेगा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करेगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, उभरा हुआ, और अवतल दर्पण में कैसा होता है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, अंदर धसा हुआ। पहला मेन डिफरेंस। अगर हमसे परिभाषा में पूछ ली जाए तो हमें इसी तरीके से लिखना है कि उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें, या ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर उभरी हुई होती है, वो कौन सा होगा, उत्तल दर्पण होगा। अवतल दर्पण की डेफिनेशन पूछ ली जाती है तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ कैसी हो, अंदर धसी हुई हो, कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण जो है वो हो जाएगा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जगह की जरूरत रहेगी हमें। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है उस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है, अपसारी दर्पण के नाम से। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से। किस नाम से, अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। देखिए, अभिसारी और अपसारी में क्या डिफरेंस है। अपसारी का मतलब क्या होता है कि इस दर्पण की, यानी उत्तल दर्पण की जो संरचना होती है वो इस तरीके से होगी, उभरा हुआ भाग होगा। तो ये क्या करता है, जब इस पर प्रकाश किरणें परावर्तित होती हैं तो ये किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। इसलिए इसे हम कहते हैं अपसारी दर्पण। यानी हम लिख सकते हैं परावर्तित किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। और अभिसारी दर्पण, तो अभी का मतलब, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। यानी ये दर्पण, इसकी संरचना इस तरीके से होगी, तो जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी ये इन किरणों को एक बिंदु पर क्या कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं अभिसारी दर्पण। तो लिख सकते हैं परावर्तित किरणों को बिंदु पर क्या करता है, इकट्ठा करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण जो है वो कहते हैं। ये हुए इनकी डेफिनेशन में भी काम लिए जा सकने वाले पॉइंट। दोनों के दोनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए कि कौन सा दर्पण अभिसारी है, कौन सा अपसारी है, किसमें परावर्तक पृष्ठ धसी हुई है, किसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई है, कौन किरणों को फैलाता है और कौन किरणों को इकट्ठा करता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। देखिए, आगे हम प्रतिबिंब भी बनाएंगे, उनको अच्छे तरीके से समझेंगे, पर ये जो पॉइंट है ये हमें डायरेक्ट भी पता होने चाहिए। रीजन ये है कि जब हमें यहाँ पर प्रतिबिंब की प्रकृति पता होती है तो आगे हमसे अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो अगर हमने यहाँ से याद कर रखा है तो हमारा आंसर जो है हमें डायरेक्ट पता होगा, तो हम इसको जल्दी शॉर्ट आउट या लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति। तो देखिए, उत्तल दर्पण जो है ये किरणों को फैला देता है, तो इसमें वास्तव में कभी भी किरणें जो है वो हमें प्राप्त नहीं होती, यानी कभी आपस में नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं ये किरणों को पीछे की ओर आभासी रूप से मिलाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी। अब आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। कैसे होंगे,
सीधे होंगे। तो आभासी, सी से यहां से लेना है आभासी व सीधा प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? आभासी व सीधा प्रतिबिंब। तो यहां पर प्रतिबिंब की प्रकृति, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति जब भी पूछी जाए आपको दो ही प्रकृति याद रखनी है। एक तो होती है आभासी और सीधा प्रतिबिंब, और एक होते हैं वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब। इन दो प्रकार के अलावा कभी भी कोई भी प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा, यह याद रखना है। कौन कौन से हैं? आभासी व सीधा प्रतिबिंब और वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब। इन दो के अलावा हमें कभी भी कोई भी प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो आभासी के साथ हमेशा ही सीधा लिखा जाएगा, ये हमें याद रखना है, उल्टा नहीं करना है इसको। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि किरणें यहाँ पे वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनते हैं। अब देखिए एक कंडीशन आती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा सिस्टम। कैसे? यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधे होते हैं, क्योंकि यहां पर जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव ही आभासी व सीधी प्रकृति का होगा। परंतु यहां पर प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उसमें क्या होगा कि यहां पर सदैव अगर शब्द आ जाता है कि क्या अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सदैव वास्तविक उल्टे होते हैं, तो वो लाइन क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। रीजन क्या है कि यहाँ पर एक स्थिति, 6 स्थितियों में प्रतिबिंब हमें प्राप्त होती है। कितनी स्थितियां प्राप्त होगी? 6 स्थिति। 6 स्थितियों में हमें जब प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं तो उनमें से 5 स्थितियों के अंदर हमें प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वास्तविक व उल्टे। परंतु एक स्थिति के अंदर जब वस्तु P व F के मध्य हो, आपको एक बार इतना सा समझना है, बाकी आगे जब करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। जब वस्तु P और F के मध्य यानी ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी व सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी व सीधा होता है। अब आगे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है प्रतिबिंब का आकार। ध्यान से देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसे होगा। यहाँ पे देखिए जब भी कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो आभासी और सीधा बनेगा, परंतु उसका आकार कैसा होगा? तो याद रखना है यहाँ जो भी प्रतिबिंब बनते हैं वो सदैव वस्तु से कैसे बनेंगे? छोटे बनेंगे। कैसे बनेंगे? वस्तु से छोटे बनेंगे। दूसरी स्थिति अगर हम यहां पर देखें कि प्रतिबिंब का आकार, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो यहां पर सभी आकार के मिलते हैं, बड़ा भी मिलता है, बराबर भी मिलता है वस्तु के, और वस्तु से छोटा भी मिलेगा। यानी तीनों ही प्रकार के जो है वो प्रतिबिंब हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो वस्तु से आकार में बड़ा भी होगा, वस्तु के बराबर भी होगा और वस्तु से छोटा भी होगा। तो ये थे गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। उत्तल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ उभरी हुई होती है, अवतल दर्पण जिसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर धसी हुई होती है। यदि हम इसे क्या कहें, अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि परावर्तित किरणों को ये क्या कर देता है? फैला देता है, जबकि ये परावर्तित किरणों को क्या कर देता है? एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, और जबकि अवतल दर्पण से वास्तविक व उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब का आकार यहाँ पर सदैव वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा, और यहाँ पर प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, बराबर और छोटा हो सकता है। स्थिति की अगर अपने बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया भी 6 स्थितियां बनती है, जबकि यहाँ पर आपको याद रखना है सिर्फ 2 स्थितियां बनती है जब वस्तु आप दर्पण के सामने रखेंगे, और उन दोनों ही स्थितियों में आभासी व सीधा और सदैव वस्तु से छोटा जो है वो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये है गोलीय दर्पण और उसके प्रकार। इन्हें आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आगे जो आपकी क्लासें कंटिन्यू रहेंगी उनके अंदर हम आगे फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की क्रियाएं भी पढ़ेंगे, इनसे संबंधित कुछ डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो स्टडी को कंटिन्यू रखिए और नेक्स्ट आपकी क्लास में मिलते हैं। सो
हैव ए नाइस डे। थैंक यू।